आप देख रहे एस्थेटिक टॉक विद डॉक्टर हिजरत। पर्दे के पीछे की कहानी। हम सब मैदे पे इतना जुल्म क्यों करते हैं? जैसे आप लोगों को नहीं पता वैसे मुझे भी नहीं पता, और इसके लिए हमने स्पेशली आज एक गेस्ट को दावत दी है जो बहुत अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, मतलब मैदे और जिगर के स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर सैयद दावर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बहुत हिजरत बहुत भाई। शुक्रिया सर दावत कबूल करने का और सब लोगों को मुफ्त मशवरे देने का। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। अच्छा सर, फर्स्ट सबसे पहले तो मुझे ये बताए कि एक बंदे को एक नॉर्मल कितनी मील दिन में चाहिए, कितने टाइम पे खाना खाना चाहिए? अच्छा हिजरत भाई, कुछ चीज़ें ना बड़े एक लंबे अरसे से और एक तवील दौराने से चल रहा होता है और उसके पीछे बड़ी लॉजिक होती है। ये जो 3 टाइम जो मील चल रही है ये आइडियल है, ठीक है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है। अंग्रेज़ जो हैं वो सफ़र कर लेते हैं, डिनर स्किप कर जाते हैं, बट हम जो है हमारे जो मशरकी उसमें लाइफस्टाइल के अंदर जो है वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का कॉन्सेप्ट और यही है, ठीक है। सबसे बेस्ट मील कौन सा होता है? सबसे बेस्ट वो एक मशहूर कहावत भी है ना कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, ठीक है, लंच लाइक अ नॉर्मल पर्सन एंड डिनर लाइक अ बेगर। अच्छा, ठीक है जी। तो आपको जो शहंशाहों वाला जो नाश्ता होना चाहिए और बिल्कुल नॉर्मल सा एक लंच होना चाहिए और बिल्कुल जो है ना गरीबों वाला आपका ना डिनर होना चाहिए। डिनर होना ठीक चाहिए, है, ठीक है। गरीबों का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब उसका मतलब ये कि यू डोंट हैव टू लाइक खाना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली कि आपको बहुत ज़्यादा ये होता है कि जब मतलब स्पेशल खाना ना हो, वो स्पेशल खाना हो तो बहुत ज्यादा खाते हैं कि चलो ये मालदार एग्जैक्टली मिसकंसेप्ट है। बिल्कुल कि आप कम चाहिए। सबसे आपका जो बेस्ट होना चाहिए वो आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। नाश्ता जो है ना आपका सबसे, अगर हैवी भी खाना है तो नाश्ता जो आपका हैवी होना चाहिए, बाकी फिर लंच नॉर्मल सा और डिनर जो है ना बिल्कुल हल्का फुल्का सा। ठीक है जी। अच्छा सर, आजकल ओवरऑल जो हमारी जनरेशन है जितनी भी है, इसकी इम्यूनिटी इन लोगों की बहुत वीक है। पिछले ज़माने का या हमसे पहले जो हमारे दादा परदादा थे उनका हम कभी ऐसा नहीं सुनते थे कि बहुत ज़्यादा बीमार है या वो है, मतलब यूजुअली कम लोग बीमार होते थे और कम अस्पतालों की तरफ जाते थे। तो ये इम्यूनिटी वीक होने के साथ इसका कोई ताल्लुक है खाने पीने का, या ये बस कोई वैसी क्लाइमेट चेंज है, इस तरह चेंजेस है? हिजरत भाई, इम्यूनिटी का वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के साथ ताल्लुक है, बट बहुत गहरा ताल्लुक आपकी डाइट के साथ भी है। जिस तरह आपने कहा कि पुराने ज़माने के लोग बीमार नहीं होते थे, ठीक है, तो उसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि उनके जो खाने थे उनमें मिलावट नहीं थी। फूड एडल्ट्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है आजकल। आपको पता है कि अगर आपको कोई बिल्कुल प्योर चीज़ मिल जाए तो हमसे हज़म ही नहीं होती वो, क्योंकि हमारी जो ओवरऑल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा इतना आदी हो चुका है मिलावट वाली चीज़ों का और फूड एडल्ट्रेशन के इतना आदी हो चुका है कि हम प्योर चीज़ हम हज़म ही नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बिल्कुल खालिश दूध मिल जाए, आई एम मोर देन 100% श्योर कि आप जो है ना उसको नहीं पी पाएंगे, आपको हैवी लगेगा, ठीक है। हम सारे मिलावटी हो चुके हैं, ठीक है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि जी दूध में पानी मिलाते हैं या पानी में दूध मिलाते हैं वाले हिसाब किताब है अभी। तो फूड एडल्ट्रेशन की वजह से जो है ना आपकी जो है ना एक तो इम्यूनिटी बहुत सारी चीज़ों में ना इस वजह से आपकी लो हो रही है, और दूसरा ये कि बहुत सारे आपके जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रोसेस्ड फूड्स आ रहे हैं आपके। इन प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर चिकन फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आप देखें तो विद इन डेज जो है वो आपका जो है वो एक जो छोटा सा चिक जो है वो चिकन बन जाता है और वो आपके पास मार्केट में भी आ जाता है, ठीक है, विद इन नो टाइम। मतलब आप बेसिकली एक कुदरत को डिफाई कर रहे हैं, नेचर को डिफाई कर रहे हैं ना। जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे और उस तरह का प्रोडक्ट आपके जिस्म में जाएगा तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी कैसी होगी, ठीक है। उसमें फिर आपको पता है स्टेरॉयडल इंजेक्शंस वगैरह और जितने भी जो चीज़ों की जो मिलावट है वो सारी जो आपकी इम्यूनिटी को डाउन करती हैं। उसके अलावा भी जो है ना हमारे खानों के अंदर हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कम करने लग गए हैं, ठीक है। गार्लिक का इस्तेमाल, लहसुन का इस्तेमाल, अनियंस का इस्तेमाल, ये जो वो चीज़ें हैं जिनसे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। लेकिन हम जो हैं कहाँ लग गए हैं, हम फास्ट फूड पे लग गए हैं, हम जो है वो रेस्टोरेंट के फूड्स पे लग गए हैं, हम प्रोसेस फूड्स पे लग गए हैं, पिज़्ज़ा बर्गर पे लग गए हैं। फेवरेट भी पिज़्ज़ा और बर्गर है। एग्जैक्टली फखर से कहते हैं कि फलाना। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस वजह से हमारी जो है ना इम्यूनिटी ओवरऑल लो होती जा रही है। ठीक है सर, कभी आपके सर्कल में या आपके आसपास कोई ऐसा बंदा जिसके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती हो, मेडिकली या टेक्निकली या हाइजीनिक, वजह क्या है इसकी?
बैड स्मेल जिसको हेलिटोसिस भी कहते हैं, ये एक बहुत कॉमन जो है ना वो प्रॉब्लम है लोगों की। ये हमारे पास भी बहुत आते हैं, गैस्ट्रो के ओपीडी में भी आते हैं पेशेंट्स बहुत ज़्यादा, और डेंटिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट है उधर भी जो है ना ठीक है। डेंटिस्ट के पास बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें अगेन मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। इसमें नंबर वन तो हमारे मुल्क के अंदर जो मुझे लगता है नंबर वन तो पुअर ओरल हाइजीन है। अच्छा, ठीक है, नंबर वन। लोग एजुकेटेड नहीं लोग हैं। एजुकेटेड नहीं हैं, रेगुलरली जो है ना वो टूथब्रश नहीं करते हैं, और उसके अलावा अगर टूथब्रश करते भी हैं तो सिर्फ दांत के ऊपर फोकस करते हैं, टंग के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं। अच्छा सर, ये बताए कि कोई आपके प्रैक्टिस में आपने देखा हो कोई बच्चे आए हो जिनके गले में कोई कॉइन फंसा हो, कोई बीड वगैरह कुछ भी कोई चीज फंसी हो गले में, ऐसे कोई आए हैं मरीज आपके सामने? वैसे तो हिजरत भाई, जो बच्चों की जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है वो डिफरेंट फील्ड है। अच्छा, तो ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग जो हमारे पास पेशेंट्स आते तो मोस्टली अडल्ट आते थे। ठीक है। बट ये होता कि इमरजेंसी केसेस में कभी बच्चे भी इस तरह आ जाते थे, तो उनको भी हमें जो है ना एंडोस्कोपिकली कभी सिक्के वगैरह जो आपने देखे कॉइन्स, जी जी जी। 5 रुपये वाले सिक्के, पहले तो फिर 2 रुपये वाले और छोटे भी आते थे, अभी आजकल जो है ना 5 रुपये वाले सिक्के, या फिर कोई जो है कॉमन पिन वगैरह जो छोटी बच्चियाँ जो है मुंह में रख लेती हैं दुपट्टा सेट करते हुए, वो फिर गले में चला जाता है। तो ऐसे जो है ना हमारे पास पेशेंट्स आते थे, तो 70-80% केसेस के अंदर तो ये खुद ब खुद ही जो है ना पास आउट हो जाते थे। ठीक है, जिस तरह छोटी चीज़ें हैं, अगर कॉमन पिन है, दूसरी पिन है, तो वो बक्सुआ वगैरह जिसको कहते हैं, वो खुद ब खुद ही जो है वो निकल जाता था। लेकिन कभी कभी इस तरह होता था कि थोड़ी सी उसके डायमीटर बड़ा होता था, जिस तरह कोई सिक्का हो गया या फिर कोई गोश्त का ऐसा टुकड़ा जिसके साथ हड्डी हो, ऐसा फंस जाता था, तो उसको फिर हमें एंडोस्कोपिकली निकालना पड़ता था। तो उनके लिए फिर एंडोस्कोपिक टेक्निक से अभी जो कैमरा जी कैमरे वाला जो टेस्ट आपने सुना होगा ना, पेनफुल नहीं होता, डिपेंड्स ऑन द, जिस तरह आप कहते हैं सर्जिकल हैंड, तो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी सर, ये चोटों का तो हमने सुना है, अभी मैं भी ऑनेस्टली पहली बार आपसे सुन रहा हूँ कि बड़ों की भी पंचते हैं। जी बिल्कुल। यूजुअली क्या पंचता होता है? बड़ों के अक्सर मैंने जो अपने ट्रेनिंग के दौरान देखा है, खाना फंसा होता है, गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े हाँ जी, गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े और हड्डियाँ। ठीक है, और इवन फिश के जो हैं वो जो छोटे छोटे बोन्स हैं, हाँ जी, कांटे जो हैं वो फंसते थे, और इस तरह की चीज़ें फंसती थी। तो क्या आप उन लोगों से कभी पूछते नहीं है कि खाना भाग रहा था या आप भाग रहे थे, इतना बड़ा नवाब? बाद में पूछते हैं कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि इतना बड़ा लुकमा ले लिया कि आप, हाँ जी, कि मुंह में चबाए बगैर जो आपने खा लिया। उसका ज़ाहिर है आइडियली तो ये होना चाहिए ना कि अच्छी तरह चबा के खाएंगे, तो फिर तभी जो है ना इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। असल में हर कोई हर चीज़ में लालची हो गया है, तो मेरे ख्याल से खाने में भी लोग लालच कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कि जो अक्सर जिनकी फंसी होती थी ना हड्डियाँ शड्डियाँ, वो किसी इवेंट के खाने के बाद ही आ रहे होते थे। अच्छा। कोई शादी, कोई वलीमा, कोई इस तरह के जो इवेंट्स है ना, इस तरह के इवेंट्स से कुछ खाते हुए जो है कुछ हाँ जी, वो बस ये समझ के। अच्छा सर, एक ये अब मैदे पे बात जा रही है, गले पे जा रही है, तो ये तेजाबियत कॉमन वर्ड है जो हमारे मतलब जो हम डॉक्टर्स को भी सुनते हैं, मरीजों को भी कहते हैं, कुछ भी होते हैं, किसी से भी सुनते हैं तो तेजाबियत एक वर्ड बोलते हैं। तो ये तेजाबियत एक्चुअली करता क्या है? इसके कोई साइन सिम्टम्स, कोई अलामात जो हो, और उसका कोई इलाज ऐसे हो जो बंदा या अवॉइड कर सके या कोई इलाज कर सके, ये सर ज़रा बता दे तेजाबियत का। तेजाबियत जिसको लोग एसिडिटी भी कहते हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। नंबर वन तो ये कि आपकी डाइट कैसी है। अगर आप अपनी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाती, ठीक है, तो दैट कॉजेज़ द इम्बैलेंस इन योर स्टमक। ठीक है ना, कि जितने आपकी स्टमक की कैपेसिटी होती है, उस एसिड की कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए तो फिर अंदर बंदे को फिर तेजाबियत महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, गर्माइश महसूस होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है अगेन मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले एक बैक्टीरिया का नाम लिया था, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, एच पाइलोरी। ठीक है, अब ये एच पाइलोरी जो है ना, मेरे पास तो जितने मरीज आते हैं मैं उनको ज़बानी याद दिला देता हूँ कि एच पाइलोरी को नाम की कोई चीज़ है, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा कि एच पाइलोरी जो है ना, इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ द स्टमक इशूज़ इंक्लूडिंग द कैंसर एंड अल्सर्स। ठीक है ना, अच्छा। तो इस वजह से मैं उनको कहता हूँ मैदे का जो थोड़ा मसला लोग इग्नोर करते हैं, वही एच पाइलोरी की वजह से ही कैंसर होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो नंबर वन कॉज जो है ना वो एच पाइलोरी ही है, जो कि हम एच पाइलोरी इरेडिकेशन थेरेपी के थ्रू, एंटीबायोटिक्स के कोर्स के थ्रू हम जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं, उसको इग्नोर करते रहते हैं। अब उसी तेजाबियत को जो है वो 40 साल की उम्र से शुरू होता है,
वो जो है ना लोग होम रेमेडीज करते इस्तेमाल करते हैं, खुद ही जो है ना जाके पीपीआई शुरू कर देते हैं, लेकिन एच पाइलोरी इरेडिकेशन नहीं करते और वो लेके चलते रहते हैं, वन इट टर्न्स इनटू एन अल्सर एंड और कैंसर, फिर हमारे पास पहुंच जाते हैं वो। ओके, ठीक है, तो आपने होम रेमेडी की बात की, तो इसमें कोई ऐसा शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए कुछ है? अगर किसी को तेजाबियत हो, घर में कोई ऐसी चीज ले, कुछ लोग दही लेते, कुछ पुदीना लेते, इस तरह मैंने सुना है कोई चीज। अच्छा, जो घरेलू टोटके हैं, मजे की बात है हिजरत भाई कि बहुत सारे घरेलू टोटके साइंटिफिकली भी सही होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जितने मिंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको रिलीफ पहुंचाते हैं। दही जो है वो थोड़ा सा एसिडिटी को कम कम करता है। तो घरेलू टोटके होते तो बहुत अच्छे हैं, बट वो अगेन सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ठीक है। बट at the end of the day you have to get a proper consultation from a gastroenterologist if it is a chronic issue। और जो भी gastroenterologist होगा वो आपको ज़रूर कहेगा कि एच पाइलोरी का चेकअप कराएं। अगेन ठीक है, घूम फिर के फिर मैं उसी के ऊपर आता हूँ, क्योंकि दिस इज अ लीडिंग कॉज ऑफ ऑल द स्टमक इश्यूज। एच पाइलोरी जो है जी जी खतरनाक मसले की जड़ है, समझे, मसले की जड़ है। ठीक है सर, ज्यादातर लोग होते हैं जो कहते हैं मैदे में गैस है और ये है, और ज्यादातर तो जो हमारी गांव की तरफ जो डिस्पेंसर अस्पतालों में जो कुछ लोग अर्दली भी होते हैं, गांव में डॉक्टर बने होते हैं, कुछ लोग वो क्या कहते हैं उसे, वो चलती पे किसका वो कहते हैं कि तेल का काम करते, तो वो उनको और भी बता देते हैं कि हाँ ये गैस है और अब सर में चढ़ गया है, और फिर उसके अलग ट्रीटमेंट। इस तरह की गैस है मैदे का जो सर में चला जाता है या कहीं और जाता है? अच्छा, मेरे पास जितने मरीज आते थे ना ओपीडी में, आधे से जो ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं उनकी कंप्लेंट होती थी कि मैदे की गैस है जी, वो जो है ना दिमाग पे चढ़ गई है, और अब जो मेरा दिमाग जो है ना वो भी क्लाउडी हुआ है, और जो सर भारी हुआ है। ठीक है सर। तो जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो फिर मैंने ये इश्यूज सुनना शुरू कर दिए लोगों के। अब मैंने सोचा कि हो सकता है कोई साइंटिफिकली भी कोई ऐसी चीज़ हो कि वाकई इस तरह को कोई जो ना आपका गैस्ट्रिक और सीएनएस का कोई ऐसा कोई कनेक्शन हो। तो हिजरत में मजे की बात है कि देयर इज अ साइंटिफिक प्रूफ कि ऐसा होता है। अच्छा, ठीक है, एक आपका रिफ्लेक्स कहते हैं उसको, एग्जैक्टली मेरे जहन में उसका नाम याद नहीं है, बट इट इन्वॉल्व्स बोथ द सीएनएस एंड द आपका जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का जो आपका जो गट ब्रेन रिफ्लेक्स। अच्छा। जो आपका गट ब्रेन रिफ्लेक्स है ना, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है ना आपके जो अगेन हार्मोन्स जो हैं उनकी जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, और वो सारे जो है एंडोर्फिन टाइप की जो चीज़ें हैं वो होती हैं, और दे एक्चुअली मेक यू फील लाइक दैट समथिंग इज गैस सर में चढ़ रही है। तो जो पेशेंट आपका कह रहा होता है ना, वो एक्चुअली वैसा फील कर रहा होता है। वो अपने से नहीं लगा होता कि मेरी जो गैस जो सर पे चढ़ गई है, मजाक नहीं है, ये एक्चुअली होता है। पेशेंट तो ऐसा फील करते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि गैस वाकई चढ़ के दिमाग के अंदर नहीं घुसती, बट फीलिंग ऐसी ही आती है, और वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऐसा फील होता है, वो हो सकता है। तो उसका इलाज अगेन वही है, उनके जो ब्लोटिंग के जो मेन कॉजेज हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो आपके जो खानों के अंदर आप किस तरह की चीज़ें ले रही हैं। ठीक है, जो ज़्यादा ब्लोटिंग कॉज करते हैं, बहुत ज़्यादा आप कार्ब्स इस्तेमाल करते हैं। ब्लोटिंग से क्या मतलब है? ब्लोटिंग वही गैस का जो आपने कहा ना, पेट का फूल जाना, पेट में गैस महसूस होना, उसको हम जो है ना ब्लोटिंग कहते होते हैं। ठीक है ना, तो उन सारी चीज़ों की वजह से जो है ना आप नंबर 1 आप उन डाइट्स को अवॉइड करें, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ठीक है, अब कुछ मरीज मेरे पास आके कहते हैं कि जी मैं चावल खाता हूँ तो मुझे गैस हो जाती है। तो भाई ना खाओ ना, कम खाओ। ठीक है, अवॉइड करें थोड़ा सा। ठीक है, नंबर 1 यही है कि आपको जिन चीज़ों से होता है उन चीज़ों को थोड़ा सा परहेज किया करें। ठीक है, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। मैं मरीजों को कहता हूँ कि आपको अपना मर्ज भी पता होता है, आपको अपना इलाज भी पता होता है, बस आप मेरे पास आते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये सुन ले कि थोड़ा बहुत खा लिया करो। हाँ। ठीक है, क्योंकि मरीजों को पता होता है कि किन चीज़ों से क्या मसले हो रहे हैं उनको। ठीक है, अब डॉक्टर के पास या मेदे वाले डॉक्टर के पास वो ये सुनने के लिए आते हैं कि या तो थोड़ा बहुत खा लिया करो, या फिर कोई ऐसी दवाई दे दें कि मैं वो खाता भी रहूं और मसला भी ना हो। मतलब ठीक है, फीस और उसके कंसेशन के अलावा कानूनी भी। हाँ, वो चाहते हैं कि कोई ऐसी बात कर दें कि जिसकी वजह से मैं जो है ना बदपरहेजी भी करता रहूं और मेरा मसला भी हल होता रहे। ठीक है सर, अब ये गैस और गर्मी ये कोई कॉमन इशू है, इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस मैदे की गर्मी की वजह से, या गैस, या शायद ये एक चीज हो या अलग अलग चीज हो। कुछ लोग कहते हैं कि मुंह में छाले आ गए उसकी वजह से, या एक्नी फेस पे आ गई। ये इसका कोई रिलेशन है, या बस लोग आपस में इसका कनेक्शन बना रहे होते हैं?
अच्छा, एक्ने का एज सच कोई इतना क्लोज इसके साथ कोई Association नहीं। एसोसिएशन नहीं है, बट ठीक है। मुंह के छालों का है, मुंह के छालों का बिल्कुल है। ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि जिनको क्रॉनिक एसिडिटी रहती है या फिर एपीडी के पेशेंट्स होते हैं, उनको जो है ना ओरल अल्सर्स बन जाते हैं। लेकिन अगेन अगर रिकरेंट ओरल अल्सर्स बन रहे हैं तो फिर यू नीड टू गो इनटू फर्दर वर्कअप, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैनी फॉर्म्स ऑफ एनीमिया आल्सो कॉजेज द रिकरेंट ओरल अल्सर्स। तो फिर आपको जो है ना फिर फर्दर वर्कअप भी करना चाहिए, मेडिकल स्पेशलिस्ट से भी रुजू करना चाहिए। लेकिन ये कि अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आप आते हैं और ओरल अल्सर्स का आप वो करते हैं, तो फिर अगेन हम जो है ना वही बैक्टीरिया वगैरह का चेकअप करते हैं, उसके बाद फिर उसके एरेडिकेशन थेरेपी देते हैं और उसके अलावा हम कोई पीपीआईज वगैरह दे देते हैं ताकि वो बेहतर हो जाए। लेकिन उनको फिर ये भी बता देते हैं कि अगर आपको बार बार बन रहे हैं तो फर्दर वर्कअप भी कराएं। ठीक है। अच्छा सर, कुछ मशहूर सेलिब्रिटी जिस तरह शाहिद अफरीदी, ये लोग कुछ एड में काम करते हैं, जो कोई खास टेबलेट लेते हैं और वो कहते हैं कि ये मैदे के हाजमे के लिए है और वो है, और पता नहीं 2 रुपए की या 5 रुपए की वो आती है, तो वो मेडिकली प्रूवन है या बस वो सिर्फ कंपनियों की से एड के पैसे लेके वो चलाते रहते हैं? जैसे कि हाजमोला टाइप कह रहे हैं जैसे आप? कि हाजमोला टाइप, एग्जैक्टली सर। वैसे मैंने कभी इनका जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स पढ़े नहीं हैं कि ठीक है। इसमें एग्जैक्टली होते क्या हैं, बट इसमें तो कोई आमचूरा टाइप कुछ डालते हैं। चूरन टाइप ही होता है। लेकिन लेकिन अगेन अगर उसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट्स वाकई ऐसे हैं कि हम कह सकें कि भाई ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये चीज़ें जो है वो आपको हाजमे में बेहतर करती है, आपके डाइजेशन में हेल्प करती है, फिर तो ठीक है। बट अगेन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो चीज़ें हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो कस्टमर के, क्लाइंट के जो है ना वो दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, वैसे तो हाँ, वो जो आजकल एक डिजिटल नस्वार किस्म की है, उसकी भी ये लोग बहुत मशहूरिया करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मेरे ख्याल से अच्छा पे करते होंगे तो पैसे के लिए करते होंगे, बाकी तो कोई सेहत के लिए खास जरूरी चीजें नहीं है, ना कम्युनिटी के लिए अच्छी चीजें हैं। एग्जैक्टली इसको बजाय इसके कि इनकरेज करे, डिस्करेज करे, सॉरी, वो लोग इनकरेज कर रहे होते हैं। समझ नहीं आ रही कि कितनी कोई पैसे उनको मिलते हैं देखिए, जो कम्युनिटी को बर्बाद कर। अब ये देखें ना कि अब फॉर एग्जांपल हाजमोला का जो ऐड आता है, आपने भी देखा होगा, ठीक है। उसमें एक मोटे से अंकल होते हैं, वो ये भी खा रहे होते हैं, वो भी खा रहे होते हैं, ये भी, और साथ में वॉइस इफेक्ट भी डालते हैं, खुम खुम का ना आवाज़ भी डालते हैं, ठीक है। सब कुछ खा रहे हैं जी। आप क्या मैसेज क्या कन्वे कर रहे हैं कि सब कुछ खाएं, दबा के खाएं, और एंड में क्या खाएं, हाजमोला खा लें, ठीक है। ये गलत मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। पता नहीं क्या समझ के लोग करते हैं। चले सर, इसको क्या और डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, और बड़ी ईद पे हर किसी के फ्रीजर बड़े होते, गोश्त अक्सर तो खराब भी हो जाते, और सही लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग की होती है कि ये चीज़ खाएंगे, इस तरह खाएंगे, और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा शौकीन हैं कि वो प्रॉपर ये जो शुगर की मेडिसिन है, ग्लूकोफेज टाइप, ये भी अक्सर 1-2 दिन पहले से लेना शुरू करते हैं। मैंने मरीज ऐसे देखे, लोग देखे कि ज्यादा भूख लगे और ज्यादा से ज्यादा खाए, तो अब उनको तो पता नहीं, मना तो नहीं कर सकते क्योंकि वो मना नहीं होंगे, लेकिन आप जो उनको, कुछ लोगों को ज्यादा कब्ज होती है, फिर लूज मोशंस होते हैं, इसका कोई इलाज, कोई ऐसे टिप्स आप दे कि इस ईद में कम से कम लोग इस चीजों का फेस करे, सामना करे? हिजरत भाई, जो रूट कॉज है ना इस चीज़ का, वो ये है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि हम बेसिकली बड़ी ईद का कॉन्सेप्ट ही जो है ना भुला चुके हैं। कुर्बानी का कॉन्सेप्ट हम भुला चुके हैं कि हमने जो बकरा कुर्बान करना है उसके 3 हिस्से करके हमने जो बांटना है, तो आपके हिस्से में जो आ रहा है वो, उसका ये मतलब नहीं होता कि आपने जो है ना वो खुद ही सारा बिल्कुल जो है ना बिल्कुल अपने हिस्से के लिए कर देना है। तो पहला तो यहाँ से शुरू करते हैं ना कि आप कुर्बानी का कॉन्सेप्ट तो समझे ना, उसका मेन थीम समझे। अब जब आप मेन थीम समझेंगे ना, फिर आप जो है ना कभी भी हरकतें नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंडली ये है कि चलें, एक होता है कि जी आप बहुत ज़्यादा, आपके घरों में जो है वो मटन का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, बीफ का इस्तेमाल नहीं होता, तो आपने कुर्बानी पे वो गोश्त इस्तेमाल करना भी है, तो पेट भी आपका है, गोश्त भी आपके पास ही पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं लेके भाग रहा, थोड़ा थोड़ा करके खाएं ना, ठीक है, मियाना रवि इख्तियार करें। तो और जितना आप अपनी बैलेंस डाइट रखेंगे वो तो उतना ही जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। कुर्बानी के गोश्त में अल्लाह ताला ने चले बिल्कुल कहा हुआ है कि आपके लिए शिफा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए उसके फ़ायदे भी बयान किए गए, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आपको बेसिक जो है चीज़ों की तमीज़ भी तो सिखाई गई है ना कि आपको किस तरह खाना है, कितना खाना है। और होली प्रॉफिट हमेशा फरमाते थे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका तो यही कहना था कि हमेशा भूख रख के खाया करें, ठीक है। भूख रख के खाने का क्या मतलब है कि
कम खाया करें। बिल्कुल फुल ना क्या करें ना, हाँ, बिल्कुल फुल ना करेंगे, थोड़ी सी भूख हो तो खाना छोड़ जिस दिया तरह करें, ठीक कहते है। हैं कि थोड़ी सी हवा के लिए भी जगह छोड़ एग्जैक्टली दिया exactly. करें। और ये साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं, ठीक है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें की हुई हैं, ये सारी सारी की सारी इनके ऊपर तहकीकें हो चुकी हैं, इनके ऊपर जो है ना वो रिसर्च हो चुके हैं और ये प्रूव हो चुकी है, ठीक है। कि आप बिल्कुल स्टमक फुल कर देते हैं ना तो डाइजेशन नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसे। आपके जो मैदे ने क्या करना है, वही जो बजरी वाला जो आपने मशीन देखी होगी जिसके अंदर उस बजरी और वो डालते हैं, उसके अंदर भी आप किसी उससे पूछे ना हाँ, कि अगर इसको बिल्कुल फुल कर दोगे तो क्या होगा, वो कहेगा वो चलेगा। प्रॉपर मिक्स ही नहीं हो पाता, वो मिक्स ही बन ही नहीं पाता वो मिक्सचर, ठीक है। ऐसे। सेम इज द स्टमक, ठीक है। आप उसको बिल्कुल भर दोगे तो वो प्रॉपर चर्न नहीं कर पाएगा, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड आगे जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ी सी जगह छोड़ा करो ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो पाए, प्रॉपर जो है ना वो डाइजेस्ट होकर आगे जाएगा तो आपको उन सारी खुराकों की जो न्यूट्रिशन मिलेगी और आपको उस खाने का फायदा पहुंचेगा। ऐसे। वरना फिर अनडाइजेस्टेड जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स पड़ेंगे और मसले मसाइल ही होंगे, फिर फायदे कम होंगे। बिल्कुल, मेन चीज मेरे ख्याल से यही है कि ना तो हम रिलीजियसली सोच रहे, मतलब ना हमें इस्लाम दीन का पता है, किसी भी दीन का, ना हमें टेक्निकली किसी चीज का पता है, ना हम मेडिकली एडवाइस लेना चाहते हैं। अब पता नहीं क्या हम करना हम चाहते हम हम बेसिकली हिजरत भाई ना 3 में रहे ना 13 में रहे वाली बात है ना, हैं। ऐसी है। कि अगर हम सिर्फ अपने दीन के नॉलेज को फॉलो करते रहे ना तो हम जो है वो बाकी एडवांसमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुदरती तौर पे चलते रहेंगे, ठीक है। सारे ना हम प्रॉब्लम इसको छेड़ रहे हैं, ना हम उस तरफ कोशिश कर रहे हैं। बीच में अपना कोई, बीच में अपना जो है ना एक हर वो किसी ने अपना नजरिया अपना एक मैशअप बनाया हुआ है, बस वो अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से। चले। अच्छा सर, ये जो अक्सर लोगों को हिचकिया जो होते हैं, हिकअप्स होते हैं, ये शुरू होते हैं, इसका कोई आसान इलाज है? हिकअप्स का नंबर 1 कॉज हिजरत है, पता है क्या है? बचपन में यही कहते गुजारा करते थे, पूरी रात जाग रहे होते थे कि आपको कोई याद कर रहा है, तो हम भी खुश होते थे कि चलो कोई तो याद कर रहा है। लेकिन इसका तो अब हमें पता है कि इसका कोई ऐसी वजूद नहीं है मेरे ख्याल से कि कोई याद कर रहा होगा, कोई मेडिकल चीज ही होगी जो उसका कोई अच्छा, इलाज वैसे हिजरत में जो हिकअप्स है ना, हिकअप्स की जो मेन कॉज जो आपने पढ़ा होगा कि जो आपका डायफ्राम है ना, फ्रेनिक नर्व और वेगस नर्व जब, हाँ एग्जैक्टली, जब फ्रेनिक नर्व और वेगस नर्व जब इरिटेट हो जाता है किसी भी कॉज की वजह से, ठीक है, तो फिर आपको जो डायफ्राम जो है ना उसकी एबनॉर्मल जो है ना थोड़ी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हिकअप्स आते हैं, ठीक है। साइंटिफिक जो वो है थ्योरी तो यही है, ठीक है। लेकिन जो होता क्यों है, कॉज क्या है, ठीक है, उसमें नंबर 1 फिर वही आता है, बहुत ज़्यादा खाना, बहुत जल्दी खाना। और वो फिर कहते कोई याद कर रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत जल्दी खाते हैं, तभी ये होता है। और नंबर 1 पे मेरे ख्याल में यही कि जब कोई बंदा बहुत जल्दी खा रहा होता है ना, हाँ। उसको हिचकी लग जाती है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी खा रहा होता है तब उसको हिचकी लग जाती है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों की वजह से हिचकी लगती है, तो बेहतर है। एग्जैक्टली। तो ये जो है ना, ये नीचे जाके जब आपके फ्रेनिक नर्व को या फिर आपके वेगस नर्व को जब तो इरिटेट करते हैं ना, तो फिर ये इनकी वजह से आपको हिचकी लग जाती है। वैसे तो इसके हम देते हैं, इसके लिए आपने टैबलेट सुना होगा, बैकलिन देते हैं, और अगर उससे भी ना हो तो टैबलेट लार्जेक्टेल एक टैबलेट है वो देते हैं। लेकिन मोस्टली करके सुला के रिलैक्स करके, हाँ जी, मोस्टली खुद ब खुद ही ये रिजॉल्व हो जाते हैं। या जब वो बंदा याद करना है या वो जो बंदा याद करना जो छोड़ दे तो फिर हाँ जी रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, स्ट्रेस का सर, स्ट्रेस डेफिनेटली सबको होता है, हर किसी को हर किसी किस्म का ना स्ट्रेस होता है, इसका और मैदे का कोई ताल्लुक है? हाँ जी बिल्कुल है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गट ब्रेन रिफ्लेक्स, ठीक है, तो उसी में ये सारा बताया हुआ था कि हाँ जी ये सारी चीज़ उसी में आती हैं कि जितना आप यहाँ से स्ट्रेस्ड होते हैं उतना ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है। जितना आप यहाँ से रिलैक्स होते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी उतना ही रिलैक्स होता है, उतना अच्छा फंक्शन करता है, ठीक है। आपने IBS सुना होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। नंबर 1 कॉज क्या है इसकी? स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस होना, बहुत ज़्यादा जो है ना एंजाइटी होना, ये नंबर 1 कॉज है। तो IBS इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रेस रिलेटेड आपके मैदे के मसले, ठीक हो गया। सर, साइलेंट किलर जो एक यरकान या हेपेटाइटिस सी को हमने पढ़ा है, उसको साइलेंट किलर कहते हैं। हेपेटाइटिस की और भी अकसाम है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है तो सबसे ख़तरनाक कहते हैं हेपेटाइटिस सी है, और बहुत कॉमन भी है। मैंने कभी पढ़ा था, लेकिन अभी आपको बुलाने का मकसद ये था कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हर तीसरे बंदे को, अगर आप करें तीसरा तसोरी या 10वां बंदा था मेरे ख्याल से, जो मैंने पढ़ा था कुछ अरसे पहले, कि हर 10वें बंदे को हेपेटाइटिस सी होता है। तो ये वाकई इतना कॉमन है, और अगर इतना कॉमन है तो इसकी बेसिक वजह क्या है, इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है?
आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो ये कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। चूँकि मैंने पब्लिक हेल्थ में भी मास्टर्स किया हुआ, तो मेरी जो रिसर्च थी वो इसी के ऊपर थी, हेपेटाइटिस बी के ऊपर मैंने रिसर्च किया। से फिर हमने पूछा है। जी, जी। और मेरी अपनी हेपेटोलॉजी की फील्ड भी है, तो आपने जो हेपेटाइटिस बी का नाम लिया, सिर्फ हेपेटाइटिस बी नहीं हिजरत भाई, हेपेटाइटिस बी और सी दोनों। हेपेटाइटिस, आपने मेरे ख्याल में हेपेटाइटिस सी बोला, तो सिर्फ हेपेटाइटिस सी नहीं, हेपेटाइटिस बी और सी दोनों, ठीक है। ये दोनों हमारे कम्युनिटी में बहुत प्रेवलेंट हैं। वैसे तो कहा जाता है कि हर 9वां 10वां बंदा कहा जाता है, लेकिन अगर प्रॉपरली एक सर्वे कंडक्ट किया जाए, प्रॉपर एक मेगा रिसर्च कंडक्ट किया जाए, तो आई एम प्रीटी श्योर कि हर चौथा 5वां बंदा जो है ना वो हेपेटाइटिस बी या सी का मरीज निकलेगा आपके मतलब पास। अगर अभी 8-10 बंदे तो अल्लाह माफ करे, मतलब ऐसे रेशियो है कि किसी ना किसी को एक या दो लोग चल रहा होगा। हाँ जी, एक या दो लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ठीक है। अब उसमें ये चीज़ सामने क्यों नहीं आती? क्योंकि हम बीइंग पाकिस्तानीज़, हम जो है ना अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करते ही नहीं हैं, ठीक है। आपने कभी सुना है कि फ़लाँ बंदा जो है वो 6 महीने बाद जो है रूटीन चेकअप कराता हो? सर ये क्या, हम सर्जरी के लिए जब कहते हैं तो वो हमारे लोग इतने समझदार है, वो कहते हैं कि नहीं हमें डॉक्टर साहब पता है हमें कुछ भी नहीं है, बस आप ऑपरेशन करें। वो लाखों रुपए ऑपरेशन के देते होंगे, लेकिन वो 2-3 हज़ार जो टेस्ट पे कराते हैं वो उनको ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। एग्जैक्टली। तो मेरा कहने का मतलब यही कि एजुकेशन जो मेरे ख्याल से जो कम है, पता चल रहा है हमें, नहीं है। जी, जो हमें पता चल रहा है वो ये हम फिगर्स बता रहे हैं, और कितने सारे होंगे जो अनडायग्नोज फिर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि हम तो टेस्ट कराते ही नहीं है, रूटीन टेस्ट का तो हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मोस्टली जो है वो इंसिडेंटल फाइंडिंग्स होती हैं, इसी तरह प्री ऑप में पता चल जाता है, या फिर किसी और मसले के साथ गए होते हैं तो हेपेटाइटिस बी सी स्क्रीनिंग कराते हैं, तो उनमें से किसी का पॉजिटिव आ जाता है। तो अभी भी जो है 2025 में भी जो है ना हमारे पाकिस्तानी अवाम को हेपेटाइटिस बी और सी का तब पता चलता है जब वो इंसिडेंटली कोई और चीज़ करा रहे होते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली, ये इंसिडेंटल फाइंडिंग्स है, ठीक है। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि इसकी कॉज क्या है, इसकी कॉज जो इतनी तेजी से जी जी, ये दोनों जो हैं ये ब्लड बॉर्न डिजीज़ हैं, ठीक है, ये खून से ही फैलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का जो मिसकॉन्सेप्शन है कि ये साथ खाने से फैलता है, ये उस तरह फैलता है, उस तरह फैलता है, इस तरह किसी चीज़ से नहीं फैलता, ये डायरेक्टली खून से फैलता है। खून के साथ, खून के साथ जब इंटरेक्शन नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे जो नाई हैं, हमारे जो हजाम हैं, वहाँ पे ये सोर्स बनते हैं, वहाँ से जो वो जो एक ही ब्लेड यूज़ करते हैं, एक ही उस तरह यूज़ करते हैं, तो फिर वो गाँव में कोई डॉक्टर बना है, गाँव में जो एक ही सिरिंज, एग्जैक्टली, ठीक है। इसी तरह इसके हाथ में बहुत शिफा है। हाँ जी, इसी तरह जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वर्टिकल ट्रांसमिशन, फॉर एग्जांपल आपकी मदर को है तो बच्चे को होने के चांसेस होते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान। जी जी। अच्छा। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन बहुत बड़ा कॉज है, ठीक है। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन से बचने के लिए जो है ना, एक तो ये कि मदर की जो है वो प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उसके बाद फिर बच्चे की जो है ना वो वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी के खिलाफ, और हेपेटाइटिस बी का जो इम्यूनोग्लोबुलिन आता है, ठीक है। तो ये दोनों जो अगर आप करेंगे तो बच्चे की जो है बचत हो सकती है। अदरवाइज जब फिर अगर बच्चे को हो जाए तो फिर 90% ये बच्चे जो है ना वो क्रॉनिक कैरियर्स बन जाते हैं, फिर ये क्रॉनिक केस बन जाते हैं फिर। ठीक है सर, ये शीशा, वेप, स्मोकिंग आप ये करते हैं या नहीं करते? स्टूडेंट लाइफ में करते थे स्मोकिंग, लेकिन उसके बाद छोड़ दी। ठीक है जी जी। तो क्यों नहीं करते, मतलब वो कोई नुकसानदेह चीज़ है? जाहिर है, ये कहते हैं ना कि उस वक़्त बंदा दोस्तों की कंपनी में और इस तरह की चीज़ों में फिर वो बंदा करता है, लेकिन उसके बाद फिर जब वो इन चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करता है तो फिर रियलाइज़ होता है कि यार ये कितनी डेंजरस हैं, ठीक है। हमें भी ज़ाहिर है MBBS के स्टार्ट में इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन जब आप केसेस खुद देखते हैं, उनके बारे में इन डेप्थ पढ़ते हैं, रिसर्च वगैरह कंडक्ट खुद भी करते हैं, और उन रिसर्च का जब स्टडी करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि जो वेप है वो कितना डेंजरस है, ठीक है। अब वेप को मार्केट में आए हुए, पाकिस्तानी मार्केट में आए हुए तो मेरे ख्याल में 10 साल भी नहीं हुए होंगे, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो 20 एक साल हुए होंगे, ठीक है। अब आप ये देखें हिजरत भाई कि जो स्मोकिंग है वो सेंचुरीज से चला आ रहा है, ठीक है। और उसके तकरीबन हर बीमारी में, हर कैंसर में आपने स्मोकिंग का हाथ है, ठीक है। अब वेप ऐसी चीज़ है जिसको मिसकंसेप्शन है लोगों का कि ये तो स्मोकिंग है, इसमें तो हाँ ये तो स्मोकिंग नहीं है, इससे तो कोई मसले नहीं होते। लेकिन आप अभी जो है ना, कुछ मैं आपको रिसर्च वगैरह आपके साथ शेयर करता हूँ, आप देखें कि उनकी वजह से जो लंग्स के जो इंजरीज हो रहे हैं, लंग्स के जो इश्यूज हो रहे हैं ना, दैट इज़ वे वर्स देन स्मोकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2 साल 3 साल वेप किया है, ठीक है, उसकी वजह से जो लंग के अंदर चेंजेस आई हैं वो आपके स्मोकिंग की वजह से जो चेंजेस आते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है।
ठीक है, कहने का मतलब ये है कि स्मोकिंग की वजह से जो मसले मसाइल हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में वो सब पता है, लेकिन वेप की वजह से जो हो सकता है अभी पता भी नहीं है, पता भी नहीं है, क्योंकि अभी उस पे क्योंकि उसके ऊपर तो टाइम ही इतना नहीं हुआ ना अभी। और एक दूसरे को आजकल लोग गिफ्ट कर रहे होते हैं कि यार गिफ्ट कर रहे यार स्मोकिंग छोड़ दो और वेप शुरू कर दो, हैं। ठीक है, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। मतलब स्मोकिंग का और ये जो मैदे का अल्सर है, इनका बिल्कुल बिल्कुल है जी, बिल्कुल बिल्कुल रिलेशन रिलेशनशिप है, बिल्कुल है। और मैदे के अल्सर से कभी किसी को कोई डेथ वगैरह की रिपोर्ट हुई है? बिल्कुल होती है, अगर अल्सर अल्सर ब्लीड करने लग जाए और उसके अंदर खुदा न खास्ता ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो, इतनी सीवियर हो और टाइमली वो हॉस्पिटल ना पहुंच पाए, टाइमली उसकी एंडोस्कोपी ना हो पाए, टाइमली उसको जो है ना वो इंटरवेंशन ना हो पाए, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से डेथ भी हो जाती है। जबरदस्त जी। आजकल सर जिस तरह हमारी नौजवान नस्ल है, ज्यादातर ये सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, पहले से भी चलता आ रहा है, कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जज्बाती होते हैं, वो जज्बात में आके उनको, जब मैं अपनी कोई हाउस जॉब कर रहा था तो उसमें ये होता था कि जवान मतलब 18-19 साल की लड़की लड़का वो वॉशरूम का या किसी चीज का तेजाब पी के आते थे, कोरेसिव इंटेक्स लेते थे। ये केसेस आप कितने कॉमन है आपके प्रैक्टिस में, कितने आते थे, या उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट या शॉर्ट टर्म इफेक्ट? क्रॉसिव इनटेक ऑल तो इतना कॉमन नहीं है, बट हमारे पास चूंकि मेरी ट्रेनिंग पिम्स अस्पताल की है तो सरकारी अस्पताल के अंदर जो है इस तरह के केसेस आते रहते हैं, तो आई थिंक कि क्रोसिव इनटेक के हर मंथ में हमारे पास 7 से 8 केसेस आते थे, ठीक है। तो क्या वो क्या कहते थे कि क्यों? मोस्टली सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं, ये मोस्टली सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं, और वही मसले मसाइल जो हमारी सोसाइटी के हैं उनकी वजह से जो, हाँ तो जी तो बस मेरे ख्याल से ये ना मिला तो जान दे दूंगी, ये ना मिला तो जान दे दूंगा वाली बात है। और ये तेज़ाब पी तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनकी पूरी लाइफ जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर 1 मंथ जो है ना हमें पता चलता है कि अच्छा तेज़ाब पी के आ गया पेशेंट, पहले 72 आवर्स के अंदर हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि कोई परफोरेशंस वगैरह तो नहीं है और किस ग्रेड की इंजरीज हैं अभी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना हम दोबारा चेक करते हैं ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स किस हिसाब के बन रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो बड़े शौक से तेज़ाब पीते हैं और ख़ुदकुशी की वो अटैम्प्ट्स करते हैं ना, उनको ये बता दें कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि उनकी पूरी खुराक की नाली हमें निकालनी भी पड़ जाती है, ठीक है। और उनकी पूरी खुराक की नाली हमेशा के लिए नॉन फंक्शनल भी हो जाती है, फिर उनका जो डायरेक्ट जो है ना मैदे में वो करके हम पैक ट्यूब वगैरह डालते हैं, ठीक है। या फिर जो है सर्जरी वालों को कह के हम जो है ना उनका कोई दूसरा जो है वो निज़ाम शुरू करवा देते हैं, जब ये लेते हैं मेरे ख्याल से उनको नहीं पता होता, उनको नहीं आइडिया होता, और बहुत सारे पेशेंट्स जिनके हम जो वो डायलिटेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं उनको डायलेट करना पड़ता है और वो वक्फे से करते रहना पड़ता है, तो वो आके जो है ना हमेशा रिग्रेट कर रहे होते हैं कि हमने कितना अपने ऊपर बंदी मिले ना मिले, लेकिन ये रुसवाई, हाँ ये रुसवाई हमें पूरी ज़िंदगी के लिए आपके साथ रहती है और रिग्रेट भी रहता है। बच्चों को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि ये वालिदैन इनको कितने प्यार से मोहब्बत से बड़ा करते हैं, कितने एक कुछ वालिदैन के लिए कितना बड़ा अहसासा होता है। ये लोग जज्बाती हो गए, लड़की के लिए मतलब, या लड़के के लिए तेजाब जाके रिश्ता मांग लो, नहीं दूसरी ढूंढ लो, तीसरी ढूंढ लो, ये मतलब बस इसकी समझ नहीं आ रही कि मतलब कितना ही एक बंदे में या बंदी में कितना ही कोई कमाल होगा जो उसके लिए एक बंदा तेजाब ले रहा है। मुझे तो ये, मैं तो सोचता हूँ कि उसके साथ बंदा क्या करे। वह हमारी सोसाइटी के ये वो इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात बहुत कम की जाती है और उसके रूट कॉजेज़ के ऊपर बात कम की जाती है। और रूट कॉज में अगर मुझसे जब भी कोई पूछता तो मैं कहता हूँ कि हम अपने इक़दार से, हम अपने जो है ना वो तालीमात से, हम अपने रिलीजन से जो इतना कंप्लीट पैकेज मिला हुआ है उससे जब दूर हो जाते हैं ना तो फिर ये मसले मसाइल सोसाइटी में पैदा होते रहते हैं। दोनों वालिदैन के लिए भी ये मैसेज है कि अगर किसी को कोई पसंद आया है तो इस्लाम भी ये कहता है कि पसंद की शादी जायज़ है, देख ले, अगर अच्छा लगता है तो आप लोग भी ईगो को थोड़ा सा छोड़ दे। ये नहीं कि नहीं बस मैंने पोपो या खाला की बेटी को पसंद किया उसी से होगी वरना नहीं होगी। सब ने मरना है, वालिदैन ने भी मरना है, तो कोशिश करें कि वो बच्चों की बात समझे और बच्चों को चाहिए कि वो वालिदैन की बात सुने। मेरे ख्याल से दोनों तरफ से बिल्कुल चीज बैलेंस हो तो बिल्कुल बैलेंस होकर चलेगा। कुछ हमारे वालिदैन भी हमने देखे जो बहुत ही ज्यादा अकड़ू किस्म के होते, जो कुछ भी नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि नहीं हमने ये फैसला किया है तो अब इससे शादी करनी ही करनी है। बेटी या बेटे ने भी कहा कि नहीं अबू गया उधर लेकिन मैंने अब इसे करनी है। तो ये सारी मसाइल की जड़ जो है वो जिद है और सबको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम, ये सारे मसाइल इन सब ने फेस करने, जो भी लोग इनमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब महबूब और महबूबा और आशिक और वालिदैन ये सब इसमें फेस करेंगे। तो कोशिश करें
कि इसके अलावा कुछ और करे, मूव ऑन करे, ट्राई करे, लेकिन ये चीज ना ले। चले सर, ये फैटी लिवर जो है, जो कहते हैं कि जिगर पे चर्बी होती है, वो तो मेरे ख्याल से हम सबको होती है, जिस तरह हमारी खाने और ग़िज़ाएं। तो इसका कोई इलाज या परहेज इस तरह कोई चीज़ है या अच्छा, नहीं है फैटी इसका? लिवर के हवाले से आपने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है। फैटी लिवर का जो है ना वो वर्ल्ड नैश डे, वर्ल्ड फैटी लिवर डे भी जो है ना रिसेंटली मनाया जा रहा है। तो फैटी लिवर या जिगर की चर्बी जिसको हम कहते हैं आम ज़बान में, उसमें होता क्या है? बेसिकली होता ये है कि आपका जो फ़ैट है उसके ऊपर जो है वो आपका जो लिवर है उसके ऊपर जो है वो एक फ़ैट की लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा। उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? अगेन कॉजेज़ के अंदर या तो आप डायबिटिक हैं, या तो आपका जो है वो लिपिड प्रोफाइल आपकी डिरेंज्ड है, कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा वो है आपके ब्लड के अंदर, आपकी डाइट के अंदर फैटी फूड बहुत ज़्यादा है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। ये सारी चीज़ें जो है ना अगेन आपका फैटी लिवर का कॉज बनती हैं, और फैटी लिवर की वजह से फिर जिगर के फंक्शंस की खराबी होना शुरू हो जाती है, और फिर अगेन उसकी वजह से इवन सिरोसिस तक हो जाता है। ठीक है। ठीक है, और सिरोसिस क्या होता है कि जिगर का जो सिकुड़ना कहते हैं ना जो आम ज़बान में, Exactly, हाँ, वो सिरोसिस। ये बहुत तो ये बड़ी सवाल तो ये जिगर की चर्बी जो है वो, जिसको हम बहुत अल्ट्रासाउंड के अंदर फैटी लिवर ग्रेड 1 आ जाता है, और उसको बिल्कुल ही जो है वो नॉन सीरियस लिया जाता है कि खैर है जी जिगर की चर्बी है, खुद ही ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा, दिस हैज़ टू बी टेकन सीरियसली, और मतलब इट इज़ बिकमिंग अ वेरी लीडिंग alarming कॉज। situation है। जी, इट इज़ बिकमिंग अ लीडिंग कॉज ऑफ सिरोसिस एज वेल नाउ। ठीक तो है, सिरोसिस से लाजमी वो कैंसर की तरफ बढ़ता है। सिरोसिस के बाद कुछ भी हो सकता है। कुछ भी ठीक हो है, सकता वो है। हम तो कैंसर में भी ये सुन के बदल सकता है। मतलब अल्कोहल से या शराब वगैरह पीने से या क्रोनिक स्मोकिंग से या हेपेटाइटिस सी से सिरोसिस होती है, लेकिन अभी मुझे ये पता जो चला कि जो सिरोसिस इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है ना, वो इसी फैटी लिवर की वजह से भी हो सकता लिवर है। की भी वजह से भी हो जी, जी। सकता है सर, जबरदस्त। ये सर मुझे ज्यादातर लोग मैंने देखे हैं अपने आसपास सर्कल में, ज्यादातर लोगों को कब्ज का बहुत इशू होता है। तो ये कब्ज का इशू आजकल कॉमन क्यों है इतना? इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगेन नंबर 1 तो ये है कि जो मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, मैंने जो देखा है वो मोस्टली जो सिर्फ कब्ज़ नहीं होती, उनको आईबीएस होता है। आईबीएस के 2 आपको पता है फॉर्म्स होते हैं, आईबीएस सी होता है, आईबीएस डी होता है। आईबीएस सी जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट जो आईबीएस है, और डी जो है वो डायरिया डोमिनेंट है। ठीक है, ठीक है। और आईबीएस का मेन जो पीछे कॉज है वो स्ट्रेस है। ठीक है, जितना आप स्ट्रेस्ड माहौल में रहते हैं, जितना आप खुद को स्ट्रेस रखते हैं, उतना ही जो है ना आपका ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो निज़ाम हज़म है, वो भी बड़ा स्ट्रेस रहता है, और उसकी वजह से आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है, या फिर कुछ लोगों को डायरिया की शिकायत रहती है। और अगेन जब जो दूसरी कॉज है वो है कि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। ठीक है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम बिल्कुल जो है ना हिलना जुलना पसंद नहीं करते। पहले हम जब बच्चे थे तो हमें हमारे पेरेंट्स जो है ना ग्राउंड से कान खींच के लेके आते थे घरों में। अब जो है ना कान से खींच के बाहर निकालना पड़ता है बच्चों को कि बाहर जाके खेलो। आपके भी छोटे बच्चे हैं। हाँ, ठीक है, बस तो सारा दिन मोबाइल पे। टीवी, ठीक है, एक जगह एक पोजीशन पे। एग्जैक्टली ये है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। यही बच्चे बड़े होते हैं ना, फिर इन्हीं को कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक है, मतलब हेल्थी एक्सरसाइज एक्सरसाइजेस नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपकी। अगेन फूड आपके खानों के अंदर क्या खाने खा रहे हैं आप। ठीक है, ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। उठ के फिर कहीं कमर में दर्द होता है, एग्जैक्टली। कहीं ठीक है जी। सर, उसका एक इशू कब्ज भी है। चले सर, ये बस अब ख़त्म करते, लेकिन आखिरी सवाल ये है कि डिफरेंटली हर डॉक्टर जो होता है वो बहुत खिदमत करता है मरीज़ों की, कौम के लिए, सब चीज़ों के लिए करता है, लेकिन सिर्फ खिदमत से जो होता है आपका घर वगैरह नहीं चलता, घर भी चलाना होता है। तो मुझे ये बताए कि बीइंग अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, या जो मैदे के जिगर के स्पेशलिस्ट हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी होंगे जिनका भी फ्यूचर में ये इरादा है कि हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बने, तो ये फाइनेंशियली कितना रिवार्डिंग है? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी की जो फील्ड है वो अगर आप देखा जाए तो ये इट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ द सर्जिकल स्किल्स एंड ओपीडी, जिसको हम मेडिसिन वाला कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ओपीडीज़ भी करते हैं। ठीक है, और हम जो है वो एंडोस्कोपिक सारे प्रोसीजर्स भी करते हैं। ठीक है, अपर जे एंडोस्कोपी, लोअर जे एंडोस्कोपी, ईआरसीपी और ईयूएस। और आगे देखा जाए तो अभी आप बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं आपके वो एंडोस्कोपिक के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, हमारी जितनी सर्जरीज हैं वो कम से कम कट वाले, कम से कम इन्वेजन वाले होते जा रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे इवन ईयूएस जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड बनता जा रहा है बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए।
तो EUS क्या चीज़ है सर? एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ठीक है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ठीक है जी। अच्छा, वो कैमरा वो कैमरा अंदर डाल के फिर वो जो है ना अल्ट्रासाउंड लिया जाता है। ऐसे लगता है ऐसे कि एंगल्स मतलब एग्जैक्टली पूरा मैदे में अंदर उतर के एग्जैक्टली सारी चीजें देख एक तो जो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं बाहर से अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं ना, एंडोस्कोपिक आप अल्ट्रासाउंड में आप जाके- अंदर गए हैं और अंदर जाके अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं कि दूसरे एक नया एंगल दे रहे हैं उसको, ठीक है। जी सर। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड बन रहा है। तो फाइनेंशियली बड़ा रिवॉर्डिंग है ये। जितने मेडिसिन अलाइड के जो फील्ड्स हैं उसमें मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग फील्ड इसको माना जाता है। अच्छा, तो क्या बाकी तो change करेगा। बाकी तो राज़िक अल्लाह की ज़ात है, तो इसमें तो कोई शक हाँ नहीं। जी। ऑनेस्टी और मेहनत ये शर्त है, बिल्कुल रिज़्क अल्लाह ने लिखा होता बिल्कुल है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बंदे को मेहनत जितना आपके करनी हिस्से में लिखा हुआ है अब वो उतना आएगा, आपको मिलके लेकिन रहेगा। ये है कि अच्छा खासा जी जी, एज अ फील्ड ये जो है ना बड़ा जबरदस्त रिवॉर्डिंग सर। फील्ड है फाइनेंशियली। सर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में जो टॉपिक हमने नहीं टच की उस पे बात करेंगे। अगर इंशाल्लाह। आप हमें फिर टाइम दें इंशाल्लाह फिर आपसे टाइम लेंगे। श्योर आपका श्योर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इजरत भाई। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन इससे बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। ये मुफ्त मशवरे होते जो हम लोगों को देते हैं। अगले एपिसोड में दूसरे किसी डॉक्टर को बुलाएंगे जो आपको मुफ्त मशवरे दें। अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब या रिव्यू नहीं दिया तो करें, लोगों के साथ शेयर करें, किसी का भला हो जाएगा। बाकी ये है कि वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इजरत भाई, आपने दावत दिया। आपके बारे में वैसे लोगों को थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि इजरत भाई ना सिर्फ मेरे सीनियर हैं, आप मेरे बड़े भाई भी हैं। बहुत शुक्रिया और आपकी जो पब्लिक डीलिंग है और पेशेंट डीलिंग है वो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ है। सर। तो बहुत शुक्रिया। आई हाईली रिकमेंड यू। दूसरी बात ये है, और सर्जिकल हैंड्स में मेरे ख्याल में इस वक्त ट्विन सिटीज़ में आपका जो है ना कोई सानी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।